हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचटेट पीजीटी और टीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें हम निरंतर आपके पाठ्यक्रम में शामिल जो रचनाएं हैं उन पर व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर चुके हैं। आरोह भाग 2 का ये अंतिम जो है वो पाठ है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। और भीमराव अंबेडकर जी के विषय में मैं पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुकी हूँ। अब हम इनका जो मूल पाठ है श्रम विभाजन और जातिगत प्रथा, इस पर हम चर्चा करेंगे। को बताया था कि ये क्या है, एक भाषण है। ठीक है, ये क्या है, एक भाषण है जिसको इसके आयोजकों ने जो है वो देने नहीं दिया था भीमराव अंबेडकर जी को, और फिर उस भाषण को पुस्तकबद्ध रूप में प्रकाशित करके उन्होंने बंटवा दिया था। मूलतः ये जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखित था और ललई सिंह जो यादव थे इन्होंने इसका रूपांतरण किया था। ठीक है, तो वो सारी बातें मैं आपको पिछले व्याख्यान में बता चुकी हूँ, आप उसको जरूर सुनिएगा। यह इसका पाठ का क्या नाम है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कि जाति प्रथा के माध्यम से किस प्रकार जो है वो काम का विभाजन किया गया है। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब चाहे हम अपने आप को आधुनिक कह रहे हैं, चाहे हम जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने तो जो है वो पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण कर लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज भी लोग जो हैं वो जाति प्रथा को मानते हैं और दलितों से आज भी सौतेला व्यवहार किया जाता है। उनके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। देखिए, कहीं ना कहीं जो मनु स्मृति है, उस मनु स्मृति को जो है वो आधार बनाते हैं ऐसे पोंगे पंडित। वो कहते हैं कि मनु स्मृति में कहा गया है कि जो वैश्य है उनका काम तो क्या है, व्यापार करना है, जो क्षत्रिय है उनका काम युद्ध करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो शूद्र को क्या मानते हैं कि ये तो विष्णु के पैरों से पैदा हुए थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने उसके अनुसार श्रम विभाजन किया है और उसको जरूरी मानता है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। वो कहते हैं कि जाति प्रथा जो है वो समाज में काम के विभाजन की दृष्टि से बनी है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जो जाति प्रथा के पोषक हैं वो ये मानते हैं। ठीक है, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। ठीक है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है कि ठीक है, काम के आधार पर आप बांट दीजिए, लेकिन आप उसको जातिगत क्यों बनाते हैं। ठीक है, चाहे यदि कोई विद्वान व्यक्ति है, यदि मतलब चाहे वो शूद्र जाति का ही है, उसे आप पंडित की उपाधि दीजिए। यदि कोई पंडित है और उस जो है वो बिल्कुल भी कुछ ज्ञान नहीं है, उसको कुछ जानता नहीं है, तो आप उसको शूद्र की उपाधि दीजिए कि आप जो है श्रम के आधार पर विभाजन तो कर रहे हैं, करो फिर इस तरीके से। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंची नीची जाति का भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। ठीक है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अब कोई दलित व्यक्ति है, वो मतलब कि सफाई इत्यादि का काम नहीं करना चाहता, वो पढ़ना चाहता है, तो फिर उसको आप क्यों वो काम दे रहे हो जो उसकी रुचि ही नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरा ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित दिया जाता है। ठीक है, कि राजा के घर पैदा होगा तो राजा है, पंडित के घर पैदा होगा तो पंडित है, शूद्र के घर पैदा होगा तो शूद्र है। तो ये तो बहुत गलत है।
जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास हो रहा है और कभी कभी अकस्मात जो है वो परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण जो जाति प्रथा है इसके कारण मनुष्य भूखा भी मर रहा है। मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं रखता है तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और चारा ही क्या रहेगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं है। पूर्व लेख ही इसका आधार है। पूर्व लेख मतलब जन्म से ही ये निर्धारण कर दिया जाता है कि भगवान ने तो तेरे किस्मत में लिख ही गरीबी रखी है, लिख ही बोझा ढोना रखा है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी कि बहुत से लोग जो है निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब यदि किसी काम में हमारी रुचि नहीं है और फिर भी हमें जबरदस्ती वो काम करने के लिए कहा जाए तो फिर हम क्या करेंगे? हम जो है उस काम से बचेंगे, या बच नहीं सकते तो उस काम को कम करेंगे। तो उस नुकसान किसका होता है? समाज का ही होता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का दिल न लगता हो, न दिमाग लगता हो, कोई कार्यकुशलता कैसे प्राप्त हो सकती है? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक जो प्रेरणा रुचि है, जो आत्मशक्ति है, उसको दबा देती है, उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ देती है और समाज को निष्क्रिय बना देती है। अगला क्या है? मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये भी आपको याद रखना होगा। पहला तो क्या है? देखो, पहला तो क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। दूसरा इसमें भाषण क्या है? कौन सा है? मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही उब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है, अतः मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ठीक है, यदि ऐसा पूछोगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज क्या है? स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, क्या यह ठीक नहीं है? बंधुत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की का यही वास्तविक रूप है कि समाज के सारे लोग जो है वो आपस में मिलजुल कर रहे, दूध और पानी की भांति जो है वो रहे। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है वो समाज का नारा होना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र भी क्या कहता है? सब मिलजुल कर रहे। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः क्या है? सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है। समाज के जो सम्मिलित अनुभव है, उन अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है लोकतंत्र। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति एक दूसरे के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। इस प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, मतलब कहीं भी आने जाने की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता होनी चाहिए। मतलब स्वतंत्रता का विरोध नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार ही संपत्ति का अधिकार होना चाहिए कि जीविका कमाने के लिए आवश्यक औजार और सामग्री रखने का अधिकार सबके पास होना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने का अधिकार सबके पास होना चाहिए। स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता पर। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम या प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। मतलब कि जाति प्रथा के पोषक क्या कहते हैं कि ठीक है, जीवन, शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति का अधिकार, इसकी स्वतंत्रता मिले कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, जो किसी को नहीं है तो उसका अर्थ है उसे दास्तां में जकड़ कर रखना होगा। मतलब कि व्यवसाय ठीक है, वो कहते हैं कि समाज के लोग ये मानते हैं, मान लेंगे कि इनको अपनी संपत्ति जो है उसको रखने का अधिकार है, समाज के अंदर ठीक है ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं रहे, लेकिन ये अपनी मर्जी के अनुसार व्यवसाय चुन ले। वो कहते हैं कि जाति प्रथा के पोषक लोग जो हैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते, क्योंकि वो उन लोगों को दास्तां में, गुलामी में जकड़ कर रखना चाहते हैं, क्योंकि दास्तां केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्तां में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं जो पुरानी जैसे मुंशी प्रेमचंद का गोदान आप कह लीजिए, या फिर उनकी जो कहानियां हैं जैसे कि सवा सेर गेहूं है ना, तो इस तरह ठाकुर का कुआं जैसी कहानियां हैं जो मनुष्य को झकझोर कर रख देती हैं और जाति प्रथा किस प्रकार जो है वो इंसानियत को भी समाप्त कर देती है वो दिखाया गया है उसके अंदर। तो वो क्या कहते हैं कि पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग का होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, कोई लोग झाड़ू नहीं निकालना चाहता, कोई सफाई नहीं करना चाहता, किसी दूसरे के घर बर्तन नहीं मांजना चाहता, लेकिन फिर भी क्या है कि वो जाति प्रथा के अंतर्गत उसे ऐसा करना पड़ रहा है, वो पढ़ना चाहता है, बहुत अच्छी नौकरी करना चाहता है, लेकिन जो जाति प्रथा के पोषक लोग हैं वो उसको ऐसा नहीं करने दे रहे। अब आइए समता पर विचार करें। पर क्या समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन, सभी उपलब्धियां जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है, और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते, तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है कि क्यों ऐसे लोग जो है समानता का विरोध करते हैं? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है, परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वो लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता जो मनुष्यों के अपने वश की बात है आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम 2 आधारों पर उनके साथ असमान व्यवहार नित्यांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है कि जब समाज के सदस्य
आरंभ से ही समान अवसर समान व्यवहार उपलब्ध करवाए, कि समानता भी जरूरी है। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, और भी इसका आधार है। एक राजनीतिक पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिक के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं व क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों ना हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों में श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिक को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्थ सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और यह व्यवहार्थ सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिक यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिक को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी और उसके लिए व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है कि जो राजनीतिक लोग हैं उनको क्या करना चाहिए। उनको समानता के लिए आवाज उठानी चाहिए। समाज में जो है वो समता, समानता और बंधुता स्थापित करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें मेरी कल्पना का आदर्श समाज, और दूसरा क्या था इसमें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये दो भाषण इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी पंक्ति को उठा करके प्रश्न बन सकता है, और मुख्यतः यहाँ से प्रश्न बनेगा कि बताइए इनके जो है वो किसने इसका रूपांतरण किया था, क्या था, कब प्रकाशित हुआ था, और इसमें जो मूल भावना है लेखक की वो क्या है, और इस तरह से यहाँ पर आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो हैं इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये क्या है आपका पाठ है, जहाँ से हर परिस्थिति में, हर स्थिति में एक प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये आरोह पाठ्यक्रम की आपकी अंतिम रचना थी, और इसके पश्चात हम वितान को शुरू करेंगे। धन्यवाद।